गाइस, टेट क्रैक चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। सो गाइस, मेरा चैनल टेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और स्पेशली है एस टेट, सी टेट, यूपी टेट, पी टेट, आर टेट के लिए। सो यू कनेक्टेड विद माय चैनल, देन ट्रस्ट मी, यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग टेट एग्ज़ाम वो सब क्लियर होंगे और मैं बनाऊंगी आपकी जर्नी को और भी आसान। तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है और ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। सो लेट वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड गाइस, टुडे टॉपिक इज़ द लर्निंग, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अधिगम। तो गाइस, अधिगम के कंसेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी बढ़िया बनाएगा, बेटर बनाएगा। ठीक है, तो अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ क्या होता है, देन उसके बाद में अधिगम की परिभाषा, उसके बाद में अधिगम की विशेषता, अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा और अधिगम की विशेषता, अधिगम के प्रकार व पक्ष, अधिगम के वक्र, प्रभावित करने वाले कारक, इसके बाद में अधिगम का स्थानांतरण या फिर अंतरण जिसे कहते हैं, अधिगम के नियम और अधिगम के सिद्धांत। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं अधिगम का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकार व पक्ष, वक्र, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम का स्थानांतरण, अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम के नियम और जो भी अधिगम के सिद्धांत है वो सारे सिद्धांत हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो आज हम बात करेंगे अधिगम की अर्थ, अधिगम की विशेषता के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अधिगम का अर्थ। तो गाइस, अधिगम यानी कि लर्निंग। आपको भी पता है कि अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, कुछ सीखना ही तो लर्निंग होता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका संकीर्ण अर्थ, यानी कि किसी भी चीज़ से कुछ सीखना क्या होता है, लर्निंग होता है, अधिगम होता है। लेकिन अगर हम बात करें वाइड लेवल पे, यानी कि व्यापक अर्थ की अगर बात करें हम, तो इसका अर्थ क्या होगा, अधिगम व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव के कारण आने वाला स्थायी परिवर्तन है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अधिगम की जो एक सही जो परिभाषा है वो क्या है कि जो अधिगम है यानी कि जो लर्निंग है वो व्यवहार में आया, व्यक्ति के व्यवहार में आया कोई परिवर्तन है, चेंज है। लेकिन जो चेंज है वो किस वजह से आया हो, वो आया हो अभ्यास की वजह से, प्रशिक्षण की वजह से या अनुभव की वजह से। समझ आ गया, किस वजह से, अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव, ये तीनों नाम बिल्कुल आपको अपने माइंड में सेट करने हैं। तो इनकी वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। परिवर्तन कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। अगर परिवर्तन अस्थायी है तो वो आपका अधिगम नहीं कहलाएगा। या अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन, इन जो अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव है, इनके अलावा अगर किसी चीज़ से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, अगर ऐसा है तब भी अधिगम नहीं होगा। तो अधिगम का जो सही अर्थ है वो क्या है, अधिगम व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण आने वाला स्थायी परिवर्तन है। सबसे पहले क्या है, कोई व्यक्ति है, उसका जो व्यवहार है, उसके व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन, और वो स्थायी परिवर्तन भी किन वजह से, अभ्यास की वजह से, प्रशिक्षण की वजह से और अनुभव की वजह से। ठीक है, अभ्यास की वजह से, प्रशिक्षण की वजह से और अनुभव की वजह से। ये तीनों नाम जो है बिल्कुल आपको याद रखने हैं। व्यक्ति के व्यवहार में आया कोई भी स्थायी परिवर्तन और वो परिवर्तन आपके इन तीनों कारणों से आता है, तो वो क्या हुआ, आपका अधिगम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको पता चल गया कि ये अधिगम है। अब ऐसे कौन से कारण और हो सकते हैं जिनसे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, तो आइए उन कारणों को देखते हैं। सो व्यवहार में परिवर्तन के अन्य कारण, तो परिपक्वता। सबसे पहले आता है परिपक्वता। जैसे आपको पता है कि किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन जो है हमारे शरीर में आते हैं। ठीक है, तो वो सारे भी हमारे शरीर में परिवर्तन है, हमारी बॉडी में परिवर्तन है, लेकिन क्या वो अधिगम होगा, नहीं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है कि परिपक्वता से आने वाले जो चेंजेस हैं वो अधिगम कहलाएंगे या नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, परिपक्वता से आने वाला जो चेंज है हमारी बॉडी में वो अधिगम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो परिपक्वता, इसके अलावा थकान। जैसे होता है कि हम दिन भर काम करते हैं, उसके बाद हम थक जाते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं, यानी कि हम वो काम उस टाइप से नहीं कर पाते हैं या कुछ भी, यानी थकान से हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, तो क्या वो अधिगम है, नहीं, वो अधिगम नहीं है। नशीले पदार्थों का जो सेवन है उनसे भी हमारे शरीर में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो वो भी अधिगम नहीं है। इसके अलावा बीमारी से भी परिवर्तन आता है, वो भी अधिगम नहीं है। इसके अलावा संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्ति होती है, यानी कि जन्मजात। ठीक है,
मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जन्मजात। जो हमें जन्मजात मिला होता है वो मूल प्रवृत्ति में आता है। जैसे कि हम जन्म से ही क्या होता है, बच्चा रोना सीख जाता है ना, तो क्या वो उसका अधिगम है? उसके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ, जब उसका जन्म हुआ उसके बाद वो रोना शुरू किया इसने, तो क्या वो उसका अधिगम हुआ? नहीं, वो अधिगम नहीं हुआ है, वो मूल प्रवृत्ति है। तो इन सब की वजह से जो परिवर्तन आएगा वो अधिगम नहीं होगा। तो अधिगम जो होगा वो सिर्फ कैसा होगा? अधिगम आपका होगा सिर्फ स्थायी परिवर्तन होगा, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका स्थायी परिवर्तन है व्यवहार में, वो भी अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा, वही आपका अधिगम है। इसके अलावा किसी भी कारण से शरीर में या व्यवहार में आने वाला जो परिवर्तन है वो आपका अधिगम नहीं कहलाएगा। और ये सब वो कारण हैं इनके अलावा जो कि अधिगम नहीं कहलाएगा, इनकी वजह से आने वाला कारण। यहाँ तक क्लियर? अब एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। सबसे पहले बात की है हमने अर्थ की, कि अर्थ क्या होता है लर्निंग का, अर्थ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे परिभाषा। तो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने लर्निंग की, अधिगम की परिभाषा दी है। तो वो सारी जो परिभाषा है वो हम बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है आपका B.F. स्किनर। B.F. स्किनर जो है ये क्या कहते हैं अधिगम को लेके? तो B.F. स्किनर कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। कौन कहते हैं ये बात? B.F. स्किनर। समझ आ गया? उसके बाद में आता है क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, एक बार मैं कुछ आपको इस टाइप से बता देती हूँ ताकि आपको याद भी रहे। तो B.F. स्किनर जो है वो कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये क्या है? अधिगम है। B.F. स्किनर। अब आप इसको याद कैसे रहेंगे कि जो स्किनर है नर है, आप नर से इसको कनेक्ट कर लीजिए अनुकूलन। ठीक है, तो जो आप किस टाइप से इसको याद रखेंगे आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में आप जो है एलिमिनेशन कर सकें। बाकी आपके ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करके आप एक चीज़ को कनेक्ट करके उसे जोड़ सकें, सही आंसर को पहचान सकें। ठीक है, तो अनुकूलन जो है वो किस में आता है? स्किनर। ठीक है, कोई भी जैसे आप इस टाइप से याद रख सकते हैं कि कोई भी जब नई परिस्थिति होती है हमारे सामने, जब कोई भी नई परिस्थिति आती है, हम क्या है? नर है। ठीक है, स्किनर, नर मतलब इंसान। तो कोई भी नई परिस्थिति में अनुकूलन करने की सबसे ज़्यादा किसकी टेंडेंसी होती है? इंसानों की होती है भैया, ऐसे याद रख लीजिए। तो जो अनुकूलन वाली जो बात कही है वो किसने कही है? स्किनर ने कही है। ठीक है, तो इसके बाद में आता है क्रो एंड क्रो। अब क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब क्रो एंड क्रो ने नई परिभाषा दी है कि जो सीखना है, जो अधिगम है, वो आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जो क्रो एंड क्रो है ये कितने हैं? 2 भाई हैं। और ये बातें कितनी बोल रहे हैं? 3 बोल रहे हैं। कौन सी बात बोल रहे हैं? कि आदतों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन व अभिवृत्तियों का अर्जन। 3 बात बोल दी, तो आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट परिभाषा आती है वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, वुडवर्थ क्या करते हैं? अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अब आप देखिए, अब डे बाय डे क्या होता है, हम जो है जो वुडवर्क है उस पर कितना कंसंट्रेट करते हैं ना, अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा वुडवर्क करवाने की सोचते हैं। तो वुड जो वर्क होता है ना, वुडवर्क वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप वुडवर्थ को किससे जोड़ दें? इस चीज़ को कि जो वुड वर्क है उसको वुडवर्थ से जोड़ के इस टाइप से आप अपने दिमाग में सेट कर लें कि अधिगम जो है विकास की एक प्रक्रिया है। विकास और वुडवर्थ का काम का क्या हो रहा है? विकास ही तो हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ा कनेक्ट कर लें ताकि आप एग्जाम में इजीली इनको पहचान सकें, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत आएंगी आपके आगे भी। इससे पहले भी हमने पढ़ी है मनोविज्ञान की डेफिनेशन अलग अलग। तो आप थोड़ा कनेक्ट करके रखेंगे तभी आप एग्जाम में ईजिली याद रख पाएंगे, अदरवाइज़ आप फिर वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद में वुडवर्थ की एक और भी परिभाषा है कि वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन प्रतिक्रियाओं व नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ठीक है गाइस, सो नवीन प्रतिक्रियाओं व नवीन ज्ञान को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है वो अधिगम है। वुडवर्थ की सेकंड परिभाषा है। वुडवर्थ कहते हैं कि जो भी नई प्रतिक्रियाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा, नवीन प्रतिक्रियाओं और जो नया ज्ञान है वुडवर्थ 2 बार वी आ रहा है, इसमें व आ रहा है, एक बार वुडवर्थ अलग अलग हुआ ना। तो इन्होंने दोनों ने अलग अलग, ये समझ लीजिए कि वुड की अलग बात है, वर्थ की अलग बात है। वुड क्या कहते हैं? नवीन प्रतिक्रियाएं, व उसके बाद में नवीन ज्ञान। ठीक है, तो इन वुड और वर्थ, नवीन ज्ञान, वर्थ मतलब बर्थ, जन्म, नवीन ज्ञान
एक नवीन ज्ञान का जन्म। इस तरह से आप इसको कनेक्ट करके उसको याद रखिएगा कि नवीन प्रतिक्रियाओं व नवीन ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, तो वर्थ से बर्थ और बर्थ से क्या होता है, नवीन ज्ञान का बर्थ। ठीक है, इसके बाद में देखिए जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि व्यवहार से व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। जेपी गिलफोर्ड ये कहते हैं कि व्यवहार से व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, यानी कि गिलफोर्ड इनका नाम है। फॉरवर्ड हो रहा है कुछ, यानी कि वही चीज़ हम मतलब कुछ चीज़ हम जो है इस किसी चीज़ का यहाँ पे फॉरवर्डिंग हो रही है, यानी कि कोई चीज़ भेज रहे हैं वापस आ रहा है। तो व्यवहार से व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है, अधिगम है। जहाँ फॉरवर्डिंग हो रही है वो कौन आ जाएगा, गिलफोर्ड आ जाएगा। कनेक्टेड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ईजी रहेगा याद करना, क्योंकि ये सब आप रट नहीं सकते हैं इनको। कितनी रटेंगे, अगर आप रटना स्टार्ट करेंगे तो आपका दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप रट नहीं सकते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन है, आपको इसी तरह से कनेक्ट करके याद रखना है ताकि आपको क्योंकि एग्ज़ाम में 3 या 4 डेफिनेशन आपको मिल सकती है, और फिर उन डेफिनेशन को आपको किस तरह से जो है सही पहचानना है, किस तरह से, तो वो उसका एक ही तरीका है। बस आप इसको कनेक्ट कीजिए कहीं ना कहीं, ताकि आपके माइंड में तुरंत जो है ऑप्शन देखते हैं आंसर मिले कि हाँ ये इस टाइप से मैंने कुछ सोचा था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। सो नेक्स्ट है गेट्स की क्या डेफिनेशन है कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार का परिमार्जन या परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। गेट्स कहते हैं कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार का परिमार्जन या परिवर्तन अधिगम कहलाता है। देखिए इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, आइए मैं बताती हूँ। गेट का पेपर होता है आपका, है ना, सबको पता है कि गेट का जैसे स्टेट सीटेट होता है, ऐसे गेट का भी पेपर होता है। तो गेट के पेपर के लिए अपने को क्या ज़रूरी है, प्रशिक्षण ज़रूरी है ना, अनुभव ज़रूरी है। उससे अपने व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, और वो क्या होगा, अधिगम होगा। तो गेट को हम प्रशिक्षण से जोड़ेंगे, गेट का एग्जाम प्रशिक्षण। ठीक है, इस टाइप से कनेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आती है, नेक्स्ट आती है क्रॉनबैक की। क्रॉनबैक क्या कहते हैं कि अनुभव द्वारा अपने व्यवहार का परिवर्तन या परिमार्जन ही अधिगम कहलाता है। देखिए इन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, गेट्स और क्रॉनबैक की। डिफरेंस बस इतना है कि जो क्रॉनबैक है ये प्रशिक्षण का प्रयोग नहीं करते हैं अपनी डेफिनेशन में। गेट्स क्या कहते हैं कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार का परिमार्जन और परिवर्तन अधिगम है, लेकिन क्रॉनबैक सिर्फ ये बात कहते हैं कि अनुभव द्वारा अपने व्यवहार का परिवर्तन और परिमार्जन ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस इसमें प्रशिक्षण नहीं आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गार्डनर मर्फी। इनकी क्या डेफिनेशन है, ये अधिगम को लेके कहते हैं कि वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि वातावरण संबंधी यानी कि जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी हमारी नीड्स हैं उनकी पूर्ति के लिए हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो अधिगम है। गार्डनर ये बात कहते हैं। तो अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो गार्डनर क्या होता है, गार्डनर को आप कनेक्ट कर लीजिए गार्डन से, और गार्डन रिलेटेड किससे है, वातावरण से, है ना। तो इस तरह से आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि जहाँ भी गार्डनर नाम आएगा वहाँ वातावरण संबंधी कुछ आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आईजैंक क्या कहते हैं, आईजैंक जो है, आईजैंक की डेफिनेशन है कि अधिगम नवीन व स्थायी परिस्थिति के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब आपने सुना होगा जोंक कुछ कीड़ा टाइप का एक जोंक होता है ना, तो जोंक का काम क्या होता है, वो स्थायी हो जाता है। जिस भी कोई भी और जानवर पे या किसी के शरीर पे अगर वो लग जाती है तो क्या हो जाती है, उसके ऊपर बिल्कुल स्थायी हो जाती है ना। तो आईजैंक से आप जोंक कनेक्ट कीजिए। उसके बाद में उसकी डेफिनेशन को कैसे कनेक्ट करेंगे कि आईजैंक कहते हैं कि अधिगम नवीन व स्थायी परिस्थिति। तो अधिगम, यहाँ पे अधिगम की डेफिनेशन में स्थायी नाम जो है वो जरूर आएगा। आईजैंक की डेफिनेशन में स्थायी परिवर्तन की जो अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, तो अधिगम नवीन व स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। स्थायी जो है यहाँ पे आपको नाम वर्ड जो है देखने को मिलेगा डेफिनेशन में। इसके बाद में नेक्स्ट आती है E.R. हिलगार्ड जो है ये क्या कहते हैं अधिगम को लेके, तो E.R. हिलगार्ड कहते हैं कि किसी नई क्रिया का जन्म व परिस्थितियों का अनुकूलन उचित परिवर्तन ही अधिगम है। ये जो हिलगार्ड है ये कहते हैं कि किसी नई क्रिया का जन्म, हमारे व्यवहार में कोई भी जब नई क्रिया जन्म लेती है और फिर उसके बाद में परिस्थितियों के अनुकूल उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, वो क्या है, वो अधिगम है। ठीक है, तो ये हुई E.R. हिलगार्ड की डेफिनेशन रिगार्डिंग लर्निंग अधिगम।
ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे हम, इसके बाद में हम बात करेंगे अधिगम की विशेषताएं। देखिए हमने जो स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा है, अर्थ पढ़ा है, उसके बाद में अधिगम की परिभाषाएं हमने पढ़ ली है। अब हम अधिगम की विशेषताएं पढ़ेंगे और आज के जो हम आज का वीडियो है उसमें सिर्फ विशेषता तक पढ़ेंगे। देन इसके बाद का जो वीडियो होगा वो प्रकार व पक्ष पे आधारित होगा और इस प्रकार से हम 5 या 6 वीडियो में इसको जो है पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सारे सिद्धांत पे आपके इसी में आ जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं अधिगम की विशेषताओं की। फर्स्ट विशेषता क्या है, अब आपको विशेषताएं अपने आप जो है समझ आएंगी क्योंकि आप अधिगम के बारे में जान चुके हैं। तो सबसे पहली जो आपकी जो विशेषता है अधिगम की, वो क्या है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, आपको पता चल गया है। और कैसा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो कभी रुकता नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है अधिगम चलता है। इसके बाद में तीसरा आता है, अभी आप विशेषताएं पढ़ लीजिए, देन उसके बाद में मैं बताऊंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। देखिए जब हम लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं कुछ भी काम, तो क्या हम बिना ही किसी उद्देश्य से करेंगे? जब हमारे सामने एक उद्देश्य होगा तभी तो हम क्रिया करेंगे, तभी तो हम उसके लिए कुछ प्रयास करेंगे, है ना। तो अधिगम हमेशा हम क्या करेंगे, किसी उद्देश्य की पूर्ति या फिर लक्ष्य की पूर्ति के लिए करेंगे। उसके बाद में आता है अधिगम एक क्रियात्मक व स्थायी प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, व्यवहार में किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये स्थायी प्रक्रिया है। अधिगम आवश्यकता व योग्यता के अनुसार होता है। आवश्यकता तो होगी ही तभी हम अधिगम करेंगे, और योग्यता हम किस प्रकार से कहेंगे कि आप सभी को पता है कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी होती है किसी भी काम को करने की। ठीक है, तो उसी के अनुरूप हम कहेंगे कि अधिगम की भी जो है योग्यता होती है, यानी कि अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कोई व्यक्ति जो है अधिगम करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अधिगम वातावरणीय व क्रियाशीलता की उपज है जो समाज के सापेक्ष होता है। यानी कि जो अधिगम हम कर रहे हैं वो क्या है, क्रियाशीलता की उपज है, वातावरणीय उपज है। ठीक है, वातावरण में अधिगम कर रहे हैं। और क्रियाशीलता, हमने को क्रिया तो करनी ही पड़ेगी अधिगम के लिए। ठीक है, ये समाज के सापेक्ष होता है। इसके बाद में आता है कि अधिगम जो है सकारात्मक भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी होगा, और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक भी हो सकता है। उसके बाद में आता है कि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल है जी, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया। किस प्रकार से, क्योंकि क्रिया जो है हम अपने स्वभाव से करेंगे, है ना। तो अधिगम क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर 8, अधिगम समायोजन में सहायक है। इसमें कई प्रकार की विधियां समाहित होती हैं। अधिगम के लिए बहुत सारी अलग अलग विधियां होती हैं। विधियां यानी कि हम किस प्रकार से अधिगम करेंगे, तो हम अनुकरण से जैसे अधिगम करते हैं, किसी को देख के नकल करके। तो इस प्रकार से कई प्रकार की अधिगम की विधियां जो है वो निहित होती है इसमें। और अधिगम जो है समायोजन में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद में समायोजन यानी कि नई जो भी कंडीशंस होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें अपने आप को जो है समायोजन कर लेना, खुद को उसके अंदर क्या कर लेना, सेट कर लेना उसके अनुरूप। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है, ये विवेकपूर्ण होता है। अधिगम विवेकपूर्ण होता है लेकिन सदैव नवीन नहीं होता है। कैसे कह सकते हैं हम ऐसे, क्योंकि देखिए अगर आप कोई चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं, है ना, जब आप कुछ याद कर लेते हैं, फिर 1 महीने बाद आप फिर से उसे जब पढ़ेंगे तो वो आपका अधिगम नवीन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको एक बार पहले पढ़ लिया होगा। उसके बाद में आता है कि अधिगम आचरण को प्रभावित करता है। अधिगम क्या करता है, आचरण को प्रभावित करता है। बिल्कुल करेगा। अधिगम व्यक्तित्व तथा सामाजिक दोनों लेवल पे होता है। ये भी बिल्कुल सही बात कही है। अधिगम जो है वो व्यक्तित्व लेवल पे तो होता ही है, इसके साथ साथ में सामाजिक लेवल पे भी होता है, ग्रुपिंग में। अधिगम अनुभवों का संगठन है, इसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। अधिगम जो है क्या है, अनुभव का संगठन है। अभी हम अनुभव से ही तो सीखते हैं, अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग अनुभव होते हैं, उनसे हम सीखते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। अधिगम एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, यानी कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है अधिगम। अभिप्रेरणा अधिगम का प्रमुख चालक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अधिगम का प्रमुख चालक क्या है। तो अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का क्या है, प्रमुख चालक है, अभिप्रेरणा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ठीक है,
अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। और इसके बाद में आता है कि अधिगम में परिवार, स्कूल व अध्यापक व मित्र जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अधिगम में परिवार, स्कूल व अध्यापक व मित्र जो है इनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि आपको पता है, हम अधिगम सबसे पहले कहाँ से, बच्चा सबसे पहले अधिगम कहाँ से करेगा, अपने परिवार से ही तो करेगा। उसके बाद में वो स्कूल जाने लगेगा, स्कूल में उसके जो अध्यापक हैं, जो उसके मित्र हैं, उनसे अधिगम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारक हैं अधिगम के, वो कौन से हैं? परिवार, स्कूल व अध्यापक, उनके मित्र, ये सब। तो यहाँ पे ख़त्म होती है आपकी अधिगम की विशेषताएं। ठीक है, तो आज हमने बात कर ली है अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है और अधिगम की विशेषताएं क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम के प्रकार व पक्ष के ऊपर। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार फिर से, हाँ मैं भूल गई, सॉरी, आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। तो देखिए, अधिगम की विशेषताएँ, अगर यहाँ से हम बात करें कि किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन आपका इस टाइप से आएगा कि इसमें से कौन सी अधिगम की विशेषताएं नहीं है। तो 3 आपको इसमें से कोई मिलेगी और 1 आपको अन्य कोई मिलेगी। तो आपको क्या करना है, उसको पहचानना है कि इसमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। ठीक है, या आपको इस प्रकार से मिलेगा कि अधिगम की विशेषता इनमें से कौन सी है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके बाद में डेफिनेशन से आपको पता ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई डेफिनेशन दे दी जाएगी या फिर किसी मतलब फिर उससे पूछा जाएगा कि किसकी है ये डेफिनेशन, कौन से मनोवैज्ञानिक की है, या आपको मनोवैज्ञानिक का नाम दे के अलग अलग डेफिनेशन दे दी जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, और अधिगम का अर्थ आपको समझ आ ही गया है। तो ये बात हुई अधिगम की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर से और बात करेंगे अधिगम के प्रकार व पक्ष पे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल नया है और मुझे ज़रूरत है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।